चलिए, आज का हमारा विषय है भारत और विभिन्न चीजों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। भारत के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कहाँ प्रश्न यहाँ से आते हैं भारत के बारे में। सबसे पहले भारत का जो वैधानिक नाम है, एक मिनट जरा मैं इसको निकल लूं। जो भारत का वैधानिक नाम है आवाज निकल रही है ना, हाँ इसको हम भारत गणराज्य के नाम से जानते हैं और इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वैसे जो भारत का बारे में जो नाम है भारत अथवा इंडिया लिखा हुआ है, मतलब अगर संविधान में इसके नाम के बारे में चर्चा होगी, संविधान में भारत के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो भारत ऑब्लिक इंडिया लिखा हुआ है वहां पे, भारत अथवा इंडिया इस तरह करके लिखा हुआ है। लेकिन भारत गणराज्य, गणराज्य कहने का उद्देश्य क्या है? गणराज्य भारत कब बनता है? जब भारतीय संविधान यहाँ पे लागू होता है 20 जनवरी 1950, 1950। तो उसके बाद भारत एक गणराज्य बन जाता है और तभी से इसको भारत गणराज्य के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं और वहीं से भारत एक गणराज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आता है। यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट रख सकते हैं भारत के लिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और एक भारत का ध्वज है। दो चीजें आप विशेष रूप से भारत के बारे में जो बीच में पहचान भारत की है। ध्वज के बारे में देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ 3 रंग है, इसके बारे में चर्चा 3/2 का इसका अनुपात होता है। परीक्षा में कई बार प्रश्न से यही टेस्ट किया हुआ है कि झंडे का अनुपात क्या होता है, लंबाई का इसका अनुपात क्या झंडे का होता है? 3/2। मतलब झंडे की 3 लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2 या 3:2 होता है। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते जिसके नीचे लिखा हुआ है, बताइए मुख्य रूप से कहाँ से लिया गया है? क्या? राष्ट्रीय कहाँ से लिया गया है? हाँ बता दीजिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया कहाँ से गया है? राष्ट्रीय चिन्ह हाँ, सही से नहीं है। चार मुख वाला जो शेर है कहाँ से लिया गया है? अशोक। देखिए सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ, मतलब बनारस का जो संग्रहालय है वहीं पर जो है रखा हुआ है, वहीं का राष्ट्रीय चिन्ह भारत का वहीं से लिया गया है। और नीचे इसके सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कोई बता दे फटना कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये शब्दावली कहाँ से ली गई है? आवाज कहाँ से आ रही है? चलिए चलिए, सरिता जी आपका भी स्वागत है, अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप हैं। तो भारत का जो है कि राष्ट्रीय चिन्ह तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, लेकिन भारत के नीचे जो इसके स्तंभ में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है कहाँ से लिया गया है, बता दे सत्यमेव आनंद जयते मठ। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से आपका राष्ट्रीय गीत लिया गया है। जन क्या नाम है, वंदे मातरम। मुंडकोपनिषद है क्या? इसका इसका सही समझ, इसका सही उत्तर है आपका मुंडक उपनिषद है। और इसको संधि मुंडकोपनिषद। होने पर मुंडकोपनिषद बनता है। सत्यमेव जयते भारत का जो राष्ट्रीय जो वाक्य है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय नारा बताइए क्या है? भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। नहीं, भारत का वाक। राष्ट्रीय वाक्य है ये। हाँ वाक्य है, एक वाक्य। नारा है, सदैव नारा का स्वमेव जयते बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय नारा जो स्वमेव जयते है और भारत का क्रम में। राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। इस तरह से मतलब अगर इसके बारे में प्रश्न पूछता है कि और ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे तीली बनी हुई है, बीच में जो है यहाँ पे तीली है। ये तीली जो है मुख्य रूप से कितनी तो तीलियां इसमें है संविधान में? 24। देखो तीलियां जो यहाँ पे 24 तीलियां हैं। और ये जो है कि बुद्ध धर्म का धर्म चक्र प्रवर्तन जो उसका होता है उसका प्रतीक है ये। तो इस तरह से बुद्ध धर्म जो है बुद्ध धर्म का प्रतीक है ये। और 24 तीलियां जो 24 प्रकार के विचार गौतम बुद्ध के हैं उसमें बारे में यहाँ पे 24 तीलियां इसका प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये देखिएगा हरे नीले बैकग्राउंड से उसका बैकग्राउंड इसका है नीले रंग से। और 24 परीक्षा पूछता कितने तीलियां इसमें? 24 तीलियां। ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है यहाँ से।
चलिए, ये क्या हो गया, कहाँ चला गया ये? एक मिनट। चलिए ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ। चलिए, ये देखिए अगला चीज देखिए, यहाँ जो पूछता है लिखा हुआ है राष्ट्रवाक सत्यमेव जयते, संस्कृत में है। और देखिए नीचे राष्ट्रगान लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रगान जो आपका है। कोई बताएगा भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। देखिए जनगण मनगढ़ लिखा हुआ है। ये बताइए कहाँ से लिया है, जनगण मनगढ़ कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है आनंद इसको? है आनंद तो बंकिम जनगण मनगढ़ भी चंद्र। जनगण मनगढ़ भी आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से दिमाग है आज, लग रहा है कि नींद अभी तक लग रही है, सपन शादी विवाह के जो गया नहीं। जनगण मनगढ़ क्या नाम है, राष्ट्रगीत से लिया गया है, वहां से लिया गया है, आनंद मठ से। ये जनगण मनगढ़ आपका जो है, इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और ये तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था ये। और मुख्य रूप से 1911 में प्रथम बार गाया गया था। इसके लेखक कौन इसके हैं, जनगण मनगढ़ के? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। हाँ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। देखिए राष्ट्रगीत क्या लिखा हुआ है, ये वंदे मातरम, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। माँ मैं आपको नमन करता हूँ, कहा तो माँ मैं आपको नमन करता हूँ। ये कहाँ से लिया गया है, इसका बता दीजिए अब। हाँ वही आपका बका। वही आपका जो है कि इसमें खास करके है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा हुआ है। और एक भी और जानिएगा, 5 पाद में है ये राष्ट्रगीत जो है। राष्ट्रगीत का मूल वर्जन जो आपके 5 पाद में है। और इसका प्रथम पाद ही आपके जो है राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस तरह राष्ट्रगान के भी 5 चरण है, उसका प्रथम चरण ही आपके जो है राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रगान गाने का समय जो है 52 सेकंड है। और राष्ट्रगीत को गाने का समय कितना बताइए है? राष्ट्रगीत गाने का समय क्या है? बाउंस। नहीं, 52 सेकंड राष्ट्रगीत का नहीं है। राष्ट्रगीत का समय और है 62 सेकंड या 1 मिनट कुछ करके है ये। और राष्ट्रगान को विशेष विशेष कोई प्रयोजन में, जैसे मान लीजिए कि आपका ओलंपिक खेल में बाकी जगह गाने के लिए 20 सेकंड का समय राष्ट्रगान को दिया जाता है। आ जाइए आगे। देखिए भारत के बारे में कुछ चीजें दिखाई गई यहाँ पे, राजधानी क्या और कहां से कहां तक, ये जो नीचे जो कुछ चीजें लिखी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको भी देख लीजिए। इसका लैंगिट्यूड दिया हुआ है। भारत की राजधानी देखिए यहाँ पे लिखा नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली, नई दिल्ली है। और नई दिल्ली से 2 चीज परीक्षा में, कभी कोई दिल्ली में देता है, कभी दिल्ली में देता है, नई दिल्ली में देता है। एक समस्या ये भी जानिएगा कि नई दिल्ली और दिल्ली दोनों देगा, तो वहां पर नई दिल्ली को सही करेंगे आप। सबसे बड़ा नगर भारत का जो आपका मुंबई है, सबसे बड़ा नगर कौन सा? मुंबई है। चलिए, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा घूम जा रहा है, पुनः यहाँ आ गया लेकर के हमको ये, कुछ मुसीबत में चल रहा है ये। चलिए, उसको हम टच नहीं करेंगे। सबसे बड़ा नगर मुंबई है। और भारत की भाषा जो है, बताइए, हिंदी भाषा। भारत की भाषा कौन सी? हिंदी है। हिंदी के बारे में आप जानते हैं, परीक्षा प्रश्न कई बार यहाँ से पूछता है कि ये कौन सा अनुच्छेद है, इसकी लिपि कौन सी है, बता दे पढ़ना, कौन सी भाषा है, मतलब अनुच्छेद कौन सा है और लिपि कौन सी है भारत हिंदी की? किस अनुच्छेद देवनागरी। में, किस अनुच्छेद का उल्लेख है? चलिए, देवनागरी लिपि हो गई। और किस अनुच्छेद तक वर्णन है? 343 से 351। 343 से लेकर 351 तक जो है आपकी हिंदी का उल्लेख मिलता है आपके अनुच्छेद में। और अब कितनी भाषाएं हैं भारत में, कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई है? गोली 22। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। अनुच्छेद 8 में जो है, नहीं अनुच्छेद नहीं, भाग 8 में, भाग 8 में भाग। जो है, भाग 8 में भाषा के बारे में वर्णन, वहां पे 22 भाषाएं दी गई हैं। उसमें से आपकी
हिंदी है, हिंदी राजभाषा, हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, मतलब संवैधानिक शब्द है राजभाषा। और सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश भी यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश का भी यूज होता है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का यूज होता है यहाँ पे। देखिए तीसरी चीज जो वही चर्चा इस पर हम की, 8वीं अनुसूची यहाँ लिखा हुआ है। 8वीं अनुसूची में अभी हमने भाग 8 बताया आपको, वास्तव में 8वीं अनुसूची है, वो भाग 8 नहीं है। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया राष्ट्रीय, और 8वीं अनुसूची में दिखा है, मतलब राज्य स्तरीय भाषाओं के बारे में जो 22 भाषा है उसका उल्लेख जो 8वीं अनुसूची में किया गया। भाग 17 है वो, भाग 17 है और 8वीं अनुसूची है, थोड़ा सा गलत हो गया था। तो देखिए राष्ट्रभाषा लिखा हुआ है, भारत की बताओ, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की हमारी हमारी मातृभाषा क्या है? ये भी हिंदी हिंदी। हमारी है। हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा और हमारी जो है राष्ट्रभाषा, ये तीनों हमारी हिंदी सब है, सभी हिंदी है। लेकिन अगर यूपी की मतलब हमारी मतलब अगर यूपी की बात पूछे कि सेकंड लैंग्वेज क्या भारत की है, यूपी की है, तो क्या जवाब देंगे आप? तो बेटा क्या जवाब अंग्रेजी। देंगे? सेकंड लैंग्वेज क्या जवाब देंगे आप? हिंदी। नहीं अंग्रेजी। यूपी की सेकंड लैंग्वेज उर्दू है। और कोई जुड़ा कि नहीं भाई? आपकी आवाज क्यों ला रही है? बस एक लोग और जुड़े चलिए, हैं, कोई नहीं। अखिलेश भाई की आवाज खुल नहीं रही है। अपना अखिलेश माइक ऑन कर सकते हैं आप? हैं मोबाइल बीच में दबाइए, नीचे माइक का ऑप्शन होगा, माइक पे दबाइए एक बार, आपकी आवाज खुल जाएगी। चलिए, तो इस तरह से राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। और धर्म का अगर चर्चा करेंगे, भारत में सबसे बड़ा धर्म भारत का कौन सा, इसका साफ साफ जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक धर्म जो है भारत का हिंदू धर्म है। मुस्लिम धर्म 14% के अगल बगल है, और उसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म मिला करके सब जो है मिला करके 100% होते हैं। वो सबसे अधिक जो हिंदू धर्म इसमें आपका है। दूसरा स्थान जो है धर्मों में मुस्लिम धर्म का आता है भारत में। और यहाँ की नागरिकता क्या है? भारतीय, इंडियन। यहाँ के लोग की नागरिकता क्या है? इंडियन। बताओ, नागरिकता का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद के किस भाग में है नागरिकता का उल्लेख? तो भाग 2 में है नागरिकता का उल्लेख। चलिए, हमको भी याद नहीं सही से, ये देख लीजिएगा उसको। भाग 2 नागरिकता है, वही नागरिकता को लिखना। चलिए, राष्ट्रपति देखिए इसमें भारत के रामनाथ कोविंद है। इसमें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो और ऊपर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम ओम बिरला। बिरला। तो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति पहले वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लोकसभा अध्यक्ष आपके ओम बिरला, और भारत के मुख्य न्यायाधीश में है एन वी रमना। एन वी रमना। उच्च सदन आपका, उच्च सदन निम्न सदन के बारे में प्रश्न करता है, किसी एक की परीक्षा को इस तरह प्रश्न करता है यहाँ से कि अस्थाई सदन कौन है और अस्थाई कौन है। तो बताइए भाई, अस्थाई कौन है, अस्थाई कौन है? उच्च सदन अस्थाई, निम्न सदन अस्थाई। निम्न सदन मतलब है लोकसभा, लोकसभा अस्थाई है। उच्च राज्यसभा, राज्यसभा जो आपका अस्थाई है। चलिए, अगला आ जाइए। देखिए, भारत अधिराज्य कब बना? 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है भारत है। और गणतंत्र, गणराज्य बनने का टाइम इसका है 26 जनवरी 1950 है। जो परीक्षा में पूछता स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो डेट इसका 15 अगस्त को जो है भारत अधिराज्य घोषित होता है या स्वतंत्र होता है। और 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र बनता है, मतलब संविधान भारत में लागू होता है। क्षेत्रफल देखिए यहाँ दिया हुआ है, कुछ परीक्षा में पूछता है क्षेत्रफल को लेकर, साफ साफ प्रश्न है यहाँ पे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 32, हजार, 10,000, लाख, करोड़। तो 10 लाख, 32 लाख 87,263। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो चलिए ठीक है ये। और इसमें देखिए विश्व की बात करेंगे अगर, जो विश्व में स्थान कौन सा? 7वां स्थान लिखा हुआ है। तो प्रथम सबसे बड़ा देश कौन सा विश्व का है? अभी 7वां लिखा हुआ है। 7वां मतलब विश्व में पूरा जो है 7वां स्थान इसका है। भारत का। चीन है। भारत का 7वां स्थान है।
तो इस तरह से पहला स्थान तो 24 में कौन है, कौन देश पहला स्थान हो सकता है इसमें देशों में? चीन है। सबसे बड़ा देश चीन नहीं, रूस है। रूस सबसे बड़ा देश संख्या। पूरे विश्व रूस है। पुणे शायद कनाडा का नंबर आता है, लेकिन पूरे विश्व की बात करेंगे तो इसमें पूरे विश्व में जो है इसमें भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में। और अगला देखिए, जनसंख्या को लेकर भारत में जनसंख्या को लेकर देखिए लिखा हुआ है 1.27 करके देता है करोड़। तो विश्व में प्रथम स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान किसका है? भारत। भारत का है जनसंख्या को लेकर के। और चलिए आ जाइए, मानव विकास सूचकांक परीक्षा में प्रश्न भी पूछा भी था कि तो भारत का कौन सा स्थान है, लेकिन 2019 का लिखा हुआ, छोड़ देते इसको है, 31वां स्थान दिया 2019 का, लेकिन है ये 83वां। कौन सा स्थान इसमें है मानव विकास सूचकांक में? 83। इसमें 83 स्थान पे आ गया है। इसमें यहाँ पे 131 लिखा हुआ है, तो 131 थोड़ा सा मान लीजिए ठीक नहीं है। ये पकड़ेगा ये। चलिए, क्यों इस समस्या खड़ी हो रही यहाँ से है इसका। चलिए समाधान नहीं इसका है। यहाँ देखिए, इसका मुख्य रूप से जो मानक समय है, नहीं नहीं, आपका रुपया की बात चर्चा हो रही थी। रुपये के बारे में परीक्षा में कोई प्रश्न करता है कि जो रुपये का जो चिन्ह है यहाँ जो बना हुआ है, यहाँ देखिए कुछ अलग तरीके से इसका लिखा हुआ है। इसको बीच में जो डैश बनता है इसका, एक बार बीच में किसने चिन्ह दिया था बताएगा यहाँ पे? पता है ये चिन्ह देने वाले कौन थे? राग के बीच में जो है जो डैश चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को मतलब जो मानक रुपया भारत का चिन्ह है रुपये का, किसने दिया था इसको, कोई बताएगा? चलिए, समय हमको भी नहीं पता, इसमें हमको भी नहीं याद आ रहा क्या नाम था उसका, लड़के का नाम किसी ने दिया था। अगला प्रश्न की इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा में बहुत बार पूछता है, भाई मेरे जवाब मिल रही कि नहीं, पढ़ाते रहिए हम लोग इसे पढ़ाते रहेंगे। क्या आवाज आ अखिलेश रही? जी, आपका मकान बोल सकते आप हैं, कुछ जवाब दे सकते आप हैं। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्रश्नोत्तरी में है, मानक समय को लेकर परीक्षा में बहुत पूछता है ये। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया, किस रेखा से लिया गया है, कितना आगे है, तो इसका जवाब बताइए कितना है, कितना भारत का मानक समय किस रेखा से लिया गया है? ये रेखा तो नहीं दिया है, बताइए। 82.5 डिग्री, 5.5 घंटा आगे है। हाँ, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री आपका कौन सा रेखा है? रेखा का नाम बताइए, देशांतर है, अक्षांश है? नहीं, देशांतर। देशांतर है। और समय जो है यहाँ से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा पे आए है, 5.5 घंटा आपका आगे है। और 5.5 घंटा आगे क्यों है? पूरब तभी बताइए, भारत आपका जो है कि जो आपका गोलार्ध बनता है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध बनता है, तो आपको ये तो है किधर, उत्तरी में दक्षिणी में है गोलार्ध में? ये भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में? उत्तरी पड़ता है, उत्तर पूर्व में पड़ता है। उत्तरी में पड़ता है, उत्तर में भी पूर्व में पड़ता है। उत्तर में भी किधर पड़ता है? पूर्व में पड़ता है। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसका अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है। परीक्षा में प्रश्न सीधे यहाँ देता है। और जो ये 82.5 अंश है, जब पूरब की तरफ बढ़ते हैं पर जो है अक्षांश पर देशांतर जो है 4 मिनट बढ़ने लगता है टाइम से। तो 82.5 गुणे अगर 5 करेंगे, 4 जो है क्या नाम 4 करेंगे आप जो है, तब आपका उसमें 5.5 घंटा आपका आएगा। इसी तरह से मिला करके आपका 5.5 घंटा ज्यादा हो जाता है। मतलब ग्रीनविच रेखा से पूरब की तरफ आप दोनों एक देशांतर बढ़ेंगे, 4 मिनट समय आपका बढ़ता जाएगा। और 82.5 पे
भारत का जो है हाँ। कि भारत का सिंबल लिया गया है 82 का मतलब है भारत आपके यूपी का एक राज्य है जिसको आप जो है क्या बोलते हैं, कौन सा राज्य है, नैनी, इलाहाबाद की जगह है नैनी। कहीं कहीं पर मिर्जापुर का और जो है कि बनारस रोड दिखा देता है, मुख्य रूप से नैनी मानिए आप जो है, तो नैनी से लिया गया है। और नैनी में 82.5 अंश पड़ता है वो है, और 82.5 अंश में आप बस 4 मिनट अगर जोड़ेंगे उसमें, 82.5 में गुणा 4 मिनट से करेंगे तो आपका जो है 5.5 घंटे का समय बनता है। ये अंतर है इसका फॉर्मूला इसका। एक चीज और लेफ्ट वाला दिया है, कुछ कुछ देशों में जो है, जैसे हम लोग अक्सर सड़क पे चलते बाएं तरफ चलते हैं, अपने से बाएं चलते हैं। कुछ कुछ देशों में दाएं तरफ चलने का प्रचलन है, मतलब गाड़ी लेकर दाएं की तरफ से जाएंगे वो। लेकिन भारत में क्या है, चलने का यातायात चलन की दिशा क्या है, लेफ्ट, मतलब अपने दिशा की आप बाएं तरफ की तरफ जो है, बाएं तरफ पे जो है बाएं तरफ ही आप चलेंगे। और एक कॉमन चीज क्या दिया है जिसको आप कोड नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखा है 91 प्लस 91। जब मोबाइल आप जो है कॉल कहीं से करते हैं, आप हैं विदेश में कहीं कॉल करेंगे यहाँ से, तो वहां उसको पहले क्या लिखा मिलेगा आपको, +91 मिलता है। और +91 के भारत का प्रतीक है, मतलब ये लगता है कि फोन कहाँ से आया हुआ है, ये फोन जो है भारत से दूसरे देश में जा रहा है, या मतलब भारत के का प्रतीक, दूरभाषा कोड का प्रतीक है ये। और इंटरनेट DLT जो यहाँ पे डॉट इन है, और TLD दो करके डॉट इन, दो करके जो DLT यहाँ पे है, ये तो अलग चीज है, फिलहाल जानना जरूरी है। परीक्षा के पास क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है आपसे, क्या पूछ ले कुछ पता नहीं है। अगला चीज देखिए, आपका अधिकारिक नाम यहाँ दिया हुआ है, भारत गणराज्य है, अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये सब चीजें बाद वाली चीजें हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप देख लीजिए काम की चीजें हैं। पहली बात, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। और आपको पता है कि महाद्वीपों की संख्या कितने पूरे विश्व में है, धरती पे कितने महाद्वीप हैं, 7। 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या सर? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा 7 महाद्वीपों में है? कहाँ पे दिया है? 7 महाद्वीपों में यहाँ सबसे बड़ा महाद्वीप भाई एशिया ही है। रूस कोई महाद्वीप है? अच्छा, हाँ, एशिया जाते हैं, हाँ, एशिया ही है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया ही है। सबसे छोटा महाद्वीप आपका जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एशिया के बाद जो है, एशिया के बाद नंबर आपका अफ्रीका का आता है। अफ्रीका के बाद नंबर नंबर उत्तरी अमेरिका का आता है, दक्षिण अमेरिका का आता है, यूरोप का आता है। इस क्रम में जो है बाकी महाद्वीप चलते जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित आपका है। और और ये भारतीय महाद्वीप जो है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ये। 7वां स्थान देखिए, पूरे विश्व में कौन सा स्थान, इसका 7वां स्थान है। और जनसंख्या दृष्टिकोण से चीन के बाद जो है दूसरा स्थान इसका है। इसके देशों के बारे में दिया, भारत के पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है। भारत के पश्चिम में देखिए पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन और नेपाल और भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, और हिंद महासागर है। फिर दक्षिण में मालदीव है, दक्षिण में श्रीलंका है, उत्तर पूर्व में इंडोनेशिया है, और जिससे भारत की सीमा जो लगती है। और हिमालय पर्वत के बारे में सबको पता है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, और दक्षिण पूर्व में बंगाल खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। बहुत बढ़िया दिया हुआ है। भारत के बारे में पूरी तरह से जाने की बहुत बढ़िया चीज दिया हुआ है यहाँ पे, तो मेन चीज ठीक दिया, भारत का बैकग्राउंड दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या है। ये सब चीजें थोड़ा सा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको मैं आगे ले चलता हूँ सीधे आप लोगों को। लेकिन एक चीज आप देख ही लीजिए, परमाणु बम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। परमाणु बम रखने वाला जो है भारत, जो है भारत देश परमाणु बम रखने वाला देश है। अच्छा बताइए, परमाणु का प्रथम विस्फोट भारत ने कब किया था, कहाँ पे किया था? परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। भारत प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ पे कब किया था? तो
भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ पे और कब हुआ था? 1974 का डेट है ये। उसमें इंदिरा गांधी सतीश धवन प्रधानमंत्री। केंद्र से हुआ था, लेकिन डेट क्या है? नहीं, सतीश धवन केंद्र से नहीं हुआ था। ये पोखरण में हुआ था, आपके आपके राजस्थान की जगह है। पोखरण में प्रथम परमाणु विस्फोट किया गया था। 1974 का डेट। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति थी उसमें। अब्दुल कलाम भी उसमें मुख्य रूप से शामिल थे, उसमें परमाणु विस्फोट का प्रथम परमाणु विस्फोट कराने में। तो परमाणु बम जो भारत में रखा है, बिल्कुल सही, 1974 का डेट है। ये पोखरण जगह है, राजस्थान की जगह है, जहां पे प्रथम बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। आगे चलिए। ये देखिए, कुछ नामावली को लेकर के यहाँ दिया हुआ है। भारत के 2 आधिकारिक नाम है। एक नाम भारत और अंग्रेजी में नाम इंडिया इसका है। और लिखा है अंग्रेजी के इंडस शब्द से हुई है। अच्छा बताओ, इंडिया जो शब्द यहाँ पे है, इंडिया जो शब्द यहाँ पे है, इंडस नदी का उल्लेख कई बार आया होगा। तो इंडस माने क्या होता है? इंडस सिंधु। का मतलब क्या होता है? सिंधु। सिंधु। सिंधु नदी होता है, बिल्कुल सही है। और एक पुस्तक का नाम इंडिका है। पढ़ा किसी ने? आपने किसी ने किसी को मिला है इंडिका के बारे में? कहीं नाम मिला है कहीं इंडिका? इंडिका पुस्तक है। किसने लिखा है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की। मैगस्थनीज था कौन? क्या? मैगस्थनीज कौन था? भारत की खोज, अमेरिका की खोज। तो अमेरिका को कोलंबस ने किया था। ये तो हेलो। मेगास्थनीज उसका जो दरबार में रहता था जो है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। 1492 शायद डेट इसका है। 1492 अमेरिका खोज कोलंबस ने किया। 1492 शायद 1492 या 62 में किया था। मुझे कंफर्म नहीं, याद नहीं है। 1492 में अमेरिका का है, भारत का 1498 है। 1498 सही। चलिए, तो 92 डेट ऑफ कोलंबस ने अमेरिका खोजा और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। वास्को डी गामा। मेगास्थनीज। तो बात यहाँ पे इसका। है इंडस की, इंडिका की। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस का, हम्म। जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। उसी ने इंडिका पुस्तक लिखा। प्रथम बार जो है कि इंडिका मतलब इंडिया के बारे में इस तरह का प्रथम बार जो उल्लेख मिलता है किसी पुस्तक में इंडिया को लेकर, तो पुस्तक का नाम आपके इंडिका है। और भारत का नाम इंडिका, भारत का नाम इंडिया पढ़ने का कारण है इंडस नदी। यूरोपीय भारत में आते हैं, या प्रथम बार जो सिकंदर, तो सिकंदर भारत में आक्रमण कब किया था? सिकंदर का भारत में आक्रमण कब हुआ था? कौन सा? सिकंदर का भारत में आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर का। 1326। ओह, 1326 में भारत। मौर्य वंश कब था? मौर्य वंश कब से कब तक है? अरे भाई, खैबर दर्रे से आया था मौर्य वंश तो 200। डेट, इसका डेट तो नहीं याद है। मौर्य वंश ईसापुर में है। मौर्य वंश ईसापुर में है। और सिकंदर जो है और सेल्यूकस मौर्य वंश के समकालीन थे। आप तो शब्द बता रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था, 326 में। और उसी का सेनापति 305 आक्रमण का नाम क्या था? उसका सेल्यूकस नाम था उसका। तो सेल्यूकस का आक्रमण कब होता है? 305 में होता है। और सिकंदर का आक्रमण कब होता है? 326 ईसा पूर्व में। दोनों ईसा पूर्व में दोनों है। मतलब सिकंदर का आक्रमण और सेल्यूकस का आक्रमण किसमें है? ईसा पूर्व में है। ये चीज याद रखिएगा। मतलब ईसवी में ईसा पूर्व में है, तो 326 1326 बहुत दूर हो जाएगा। तो ये तो आपका राजपूत काल आ जाएगा इसमें, और आपका गुलाम वंश चलने लगेगा यहाँ करके। आ जाइए, फिलहाल यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। ध्यान देना कुछ देना है, तो बताने का मेरा उद्देश्य था इंडिका और इंडियस के बारे में। तो प्रथम बात जो है कि मेगास्थनीज का नाम यहाँ से याद रखिएगा। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज का नाम याद रखिएगा। इंडिया लिखा है, इंडिका याद कर लीजिए। मेगास्थनीज परीक्षा में कई बार पूछा कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है, तो इतिहासकार था और चंद्रगुप्त का दरबारी था वो। और सेल्यूकस ने इसे अपने बेटे का शादी किया चंद्रगुप्त से किया था, जो है एक राजदूत को जो है इंडिया में भेजा था। ये चीज है यहाँ पे। और एक यहाँ लिखा हुआ ऋषभदेव के सबसे बड़े बेटे प्राचीन सम्राट भरत के नाम से जो है भारत का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा। श्रीमद भगवत गीता में इसका महापुराण में इसका उल्लेख है। तो भरत के नाम से ही भारत का नाम क्या पड़ता है? भारत पड़ता है। चलिए, और हिंदुस्तान के बारे में क्या मिलता है?
हिंदुस्तान के बारे में भी, हिंदुस्तान नाम जो पड़ता है इसके पीछे भी कारण आपका है, आपका सिंधु नदी ही है। सिंधु नदी से ही हिंदी, सिंधु नदी से ही जो है क्या बनता है, हिंदी बनता है। और हिंदी से पुनः जो है यहाँ पे लैंग्वेज और लोगों को हिंदुस्तान कहा गया। कौन है? माइक सही कर लीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 3-4 चीजें कंफर्म हो जाए। हिंदुस्तान का नाम भारत में हिंदुस्तान क्यों पड़ता है, और इसका भी कारण आपका सिंधु नदी ही है। सिंधु नदी से तात्पर्य हमारा यहाँ पे है, सिंधु नदी से हिंदी जो नाम पड़ता है भारत के लोगों का, हिंदू जो कहा गया, हिंदी जो कहा गया, ये सिंधु से ही, सिंधु का बिगड़ा रूप है। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान सिंधु का ही बिगड़ा रूप है। सिंध से सिंधीक, सिंधी बनता है, पुनः सिंधीक बनता है, पुनः हिंदीक बनता है, और पुनः यहाँ से हिंदी, पुनः यहाँ से हिंदुस्तान, मतलब ये सिंधु नदी से निकला हुआ एक रूप है। दूसरी चीज क्या है कि हिंद की भूमि, यह नाम जो है परीक्षा कई बार पूछा हुआ है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, कोई जवाब है? फारसी। फारसी का है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सिंध नदी का नाम जो है, जो सिंध से जो हिंदू बनता है, हिंदी बनता है, तो हिंदी आपकी सिंधु नदी से निकली हुई है। जो ईरानी या फारसी, जो प्रथम बार आक्रमण 712 ईस्वी में शुरू होता है, तुर्कों का आक्रमण शुरू होता है, तो 712 में प्रथम बार जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो उन्हीं लोगों ने भारत का नाम जो है यहाँ पे हिंदुस्तान रखा हुआ है। ग्रंथ का नाम मुझे अभी याद आ रहा, शाहनामा। आपको बताया शाहनामा किसने लिखा है? शाहनामा के लेखक कौन है? बताने का उद्देश्य बता रहा हूं मैं, क्यों इसको बता रहा हूं मैं। शाहनामा किसने लिखा है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न है। शाहनामा का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लेखक कौन है? फिरदौसी लेखक इसके हैं। और फिरदौसी कहाँ का था? फिरदौसी जो आपके ईरान या फारस का था। प्रथम बार उसी इसी ग्रंथ में जो है, शाहनामा का मतलब होता है शाहों का पत्र या शाहों का लेख, शाहों के बारे में जो है बाकी चीजें लिखी, महाराज राजाओं के बारे में, उसमें मतलब फारस के बादशाहों का वर्णन शाहनामा में है, फिरदौसी ने किया हुआ है। और प्रथम बार जो हिंदी शब्द का उल्लेख वहां पे, हिंदुस्तान का उल्लेख जो से शाहनामा में ही मिलता है। तो हिंदुस्तान नाम जो है, हिंदुस्तान नाम किसने था? फारसियों ने दिया था, या आपके जो है ईरानियों ने दिया था, या अरबियों, अरब वालों ने दिया था, खास करके दिया था। ये इस तरह से जो है यहाँ पे हिंदू नाम है आपके यहाँ पे हिंदू नाम आता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हिंदी शब्द क्या है, हिंदू शब्द क्या है, तो दी हुई गाली, क्योंकि तुर्कों ने कहा हिंदू है। तो हिंदू कहने का मतलब उनका था कि मतलब एक तरह से आप गजा कर ही बोलते थे वो लोग। सिंध जो ईरानी लोग, फारसी लोग जो थे, हिंदू हिंदू करते थे वो लोग। तो हिंदू शब्द जो है हिंदी का भी नहीं है, वास्तव में इसको इसका उस भाषा का, फारसी भाषा का शब्द है। कई बार परीक्षा में आपके हिंदी में पूछा भी है, हिंदी शब्द है, फारसी का, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा भी हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इसको। अगली चीज देखिए, कुछ नाम देखिए यहाँ पे और दिए हुए हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए। भारतवर्ष, आर्यावर्त, इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। आर्यावर्त के बारे में, आर्य जहां पर आके पहली बार आके बसे, आर्यों के रहने के स्थान को जो आर्यावर्त कहा गया। और जम्बूद्वीप जो नाम पड़ा हुआ है, इसके बारे में बहुत जानकारी हमको नहीं, कैसे जम्बूद्वीप नाम पता नहीं, चलिए आगे आ जाता, आगे हम लोग आते हैं। इतिहास देखते हैं। अब यहाँ देखिए, एक यहाँ देखिए एक स्तूप दिख रहा है, ये सांची का स्तूप है। इसका निर्माण तो किसने किया? खुल गया है तो को बैग जाना पड़ेगा, अब समस्या एक भी खड़ी है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप शायद है या मध्य प्रदेश का, देखता हूँ कहाँ का है। यहाँ पे दिया नहीं है क्या? चलिए, यहाँ पे दिया नहीं इसके बारे में है, लेकिन दिया जरूर होगा। चलिए, सांची का स्तूप है ये। और इसका निर्माण शायद अकबर ने, अशोक ने करवाया था। फिलहाल यहाँ दिया नहीं है, चलिए छोड़िए। बौद्ध स्तूप है ये, पूरा इसके बारे में विवरण आ गया। चलिए, इसका निर्माण करता अशोक था, मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। और भारत जो है, क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। अब देखिए, बैग जाना पड़ेगा यहाँ से, जाने कोई तरीका नहीं मालूम, कैसे यहाँ से मिटे, उन्हें कर दिया पूरा। चलिए,
चलिए 1 मिनट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए स्तूप था यही आपका, और नीचे कुछ संस्कृतियों के, देखिए यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे ऋग्वेद लिखा हुआ है। ऋग्वेद इस बारे में जानते हैं सब लोग? कुछ बताएंगे ऋग्वेद क्या चीज है? ये वेद है। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है। 4 वेद आपके, 4 वेद की गणना होती है। 4 वेदों में त्रिवेद जो आपके अंतिम एक अजुर्वेद होता है, अर्जुन ने अथर्ववेद, उसकी गणना त्रिवेदों में नहीं होती है। सबसे पुराना वेद कौन सा माना गया आपका? ऋग्वेद माना गया है। जी सर। और सबसे पुराना जो है महाकाव्य के बारे में चर्चा, ग्रंथों के बारे में चर्चा, सबसे बड़ा पुराना महाकाव्य कौन सा? तो वहां पे उसको रामायण कहते हैं। 2 चीजें यहाँ से देखिए दिया हुआ है कि एक पुराना ऋग्वेद दिया यहाँ पे है, एक रचना यहाँ पे जो है महाभारत की, एक रचना यहाँ पे जो है आपकी रामायण दी हुई है। 2 रचनाएं आप दिमाग में रखिएगा, एक रामायण यहाँ पे है, एक आपका क्या है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? रामायण है। और सबसे पुराना वेद कौन सा? आपका ऋग्वेद है। तो इस तरह से प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछता है सबसे पुराना वेद कौन सा सबसे। और एक परीक्षा में जो और प्रश्न आपके वेद से आते हैं, जैसे गायत्री मंत्र के बारे में परीक्षा में पूछता है, देव दानव युद्ध का संग्राम का वर्णन कहाँ प्रथम बार मिलता है। इस तरह से करके कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछेगा आपसे। अलग से भी ऋग्वेद से बारे में पूछता, सबसे वेदों के मंत्र जो कहाँ मिलते हैं, या मतलब कितने मंत्र है ऋग्वेद में। इस तरह करके कुछ प्रश्न परीक्षा में आपके आते हैं ऋग्वेद से। रामायण के बारे में जानते हैं? रामायण के लेखक कौन भाई बता दीजिए? रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि। लिखा हुआ है। अच्छा बताइए, एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ गया रामायण को लेकर के, वाल्मीकि को लेकर के। प्रकृत का वाल्मीकि किसे कहते हैं? प्रकृत का वाल्मीकि क्या बताइए? प्रकृत का वाल्मीकि भाई, मैं सुकुमार कभी नहीं पूछ रहा हूँ, प्रकृत का वाल्मीकि पूछ रहा हूँ। प्रकृत का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो संस्कृत के वाल्मीकि हो गए, तो प्रकृत के वाल्मीकि कौन है? प्रकृत भाषा के वाल्मीकि कौन है? तो यहाँ पर एक नाम आता है स्वयंभू का नाम आता है, स्वयंभू का नाम आता है, स्वयंभू। इसमें जो है बेहद करके लिखा, बिल्कुल सही, पाउंचर्य लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक शब्दावली यहाँ पे लिखी हुई है, होमो सैपियंस से, मानव की प्रथम जो है आधुनिक वैरायटी है ये। जी सर। और अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो अफ्रीका से ही चल करके मानव प्रथम बार धरती पर जो है भारत में, भारतीय महाद्वीप में पहुंचे थे। होमो सैपियंस जो है अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे। अगला देखिए यहाँ पे एक भीमबेटका जगह यहाँ दिया हुआ है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में जगह है। सबसे प्राचीनतम मानव जो भीमबेटका मध्य प्रदेश गुफा में ही मिले हुए। और चलते हैं, कुछ चीजें हैं जो एक शब्दावली लिखे यहाँ पे और है, मोहनजोदड़ो। ये परीक्षा में कई बार से उठा दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता के बारे में परीक्षा में प्रश्न कई बार से उठाता है, और उसी में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, गंगा का नाम भी वहां से आता है। और मोहनजोदड़ो के बारे में प्रश्न पूछता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो बताएगा? जुते हुए मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? क्या? जी जी वही है, जुते हुए खेत। नहीं नहीं नहीं, मोहनजोदड़ो मतलब ये नहीं है। मुर्द भाई मतलब होता है कि यहाँ पे आदमी क्या नाम, हड्डियों का टीला करके ऑप्शन है, हड्डियों का टीला, मुर्दों का टीला। मुर्दों का शाब्दिक अर्थ जो हड्डियों का टीला है, या मुर्दों का घर, इस तरह करके कुछ बनता है इसका है। जी सर जी सर। और प्रथम बार जो है कि ट्रेन की पटरी खुदाई हो रही थी वहां पे, राखाल दास बनर्जी और बाकी लोग जब थे वहां पे, तो वहीं पर ये जो है हड्डी हड्डी पूरा निकलने लगी, वहां खुद कर निकलने लगी। तो वहीं पे नाम, स्थानीय नाम दिया गया था, इसका स्थानीय नाम था वहां पे मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, ये जो है सभ्यता के जो है क्या है, प्राचीन स्थल है। इसके बारे में अगर सभ्यता आपका है क्या? हाँ बताइए। पिरामिड ये क्या? नहीं, पिरामिड आपका जो है कि मिस्र सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता पिरामिड है। मम्मी पिरामिड मिस्र की सभ्यता के दिन है, पिरामिड नहीं है। हड्डियों का टीला कहा गया इसको, है हड्डियों का टीला।
मृतकों का टीला के नाम से, मृतकों का टीला के नाम पर, मृतकों का टीला, उन जोड़ों को जो है कुछ भाषा आप विशिष्ट रूप से इसको हम हड्डियों का, मृतकों का टीला कहते हैं इसको है। और जो आप जो है पिरामिड का नाम ले रहे हैं, पिरामिड तो मिस्र की सभ्यता के देन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के देन है ये। और मैं जो बताना जो चाह रहा था आपको, मिस्र सिंधु सभ्यता से समुचित नगर व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक विकसित नगरीय व्यवस्था थी। इसके बारे में परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा हुआ, तो नगरीय व्यवस्था के रूप में कौन सी सभ्यता विकसित थी? तो नगरीय व्यवस्था के रूप में आपको जो है, आपके जहाँ पे पक्के ईंट मिलते हैं, खुले चौराहे मिलते हैं, दीप की व्यवस्था मिलती है, मतलब बहुत सारी चीजें मिलता है। विशिष्ट स्थान का सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता क्या मिलती है? स्नानागार के बारे में मिलता है। एक विस्तृत मतलब बड़ा स्नानागार मिला है यहाँ पे। चलिए छोड़िए, हम आगे ले चलते हैं आपको, है बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये सारी चीजें आपके काम में की हैं, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको कोणार्क कहा गया है, और कोणार्क परीक्षा में कई बार पूछता भी है। तो कोणार्क में मंदिर कौन सा है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पर? ये उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये महत्वपूर्ण स्मारक है। फिलहाल निर्माण किसने करवाया था? जवाब नहीं, इसका निर्माण किसने करवाया था, किसी को पता है? चोल शासक शायद करवाया था। राजेंद्र चोल करवाया था क्या? चलिए फिलहाल पता नहीं है। और देखिए राजा यहाँ लिखा हुआ है, प्रथम, इसका एक स्थान यहाँ एक डेट लिखा हुआ है, 1884 लिखा हुआ है। 84 85 भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 85 है। 85 है। और चंद्रशेखर आजाद हैं, सुखदेव हैं, बाकी नेता भी यहाँ पे हैं। भारतीय गणराज्य देखिए बन जाता है को। और ये देखिए धर्मनिरपेक्ष और इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषणा किया था, याद रखिएगा आप लोग जो है, 75-77 के बीच में हुआ था ये। इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषणा पहली बार किया था यहाँ से। और चीन पाकिस्तान का युद्ध जो है, चीन और पाकिस्तान क्या सामना करना पड़ा है, ये परीक्षा में पूछता कभी कभी, इसको याद रखिएगा। 1962 का डेट परीक्षा में याद रखिएगा। चीन के साथ भारत का संग्राम प्रथम बार युद्ध कब हुआ था? डेट क्या इसका है? 1962। और चीन के साथ प्रथम देखिए 1947, 1965, 1971, 1999 पाकिस्तान से लड़ाई हो चुकी है। और गुट निरपेक्ष करके एक आंदोलन था, मुख्य रूप से नेहरू ने इसकी अगुवाई किया था। भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में से एक है, और गुट निरपेक्ष का अगुवा देश है। जो बना था आपका, तो भारत जो है शुरुआती के 55 देश जो थे उसमें से प्रथम एक देश भारत भी था उसमें, जब भारत आजाद नहीं था उसमें, तब भी उसके शामिल उसमें हुआ था ये। आ जाइए, ये 1977 का डेट। चलिए आ जाइए आगे। ये देखिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रीय प्रतीक वाला इंपॉर्टेंट बहुत है ये परीक्षा में। बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें थी, लेकिन ये चीजें जो है भारत के बारे में जानना समझना आपको है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में साफ साफ देखिए यहाँ लिखा है। ध्वज का नाम बताइए भाई, क्या नाम है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का? नाम क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जान ही रहे हैं आप, है अशोक की लाट है। राष्ट्रीय भाषा अभी तक कोई नहीं है। क्यों भाई, राष्ट्रीय भाषा कोई है? राष्ट्रभाषा कोई है? हिंदी नहीं है, राजभाषा है वो, राजभाषा। राजभाषा, ये समस्या है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है, राष्ट्रभाषा कोई शब्द, कोई भाषा नहीं भारत की है। मतलब भारत की राष्ट्रभाषा इसको सबसे अधिक लोग बोलते हैं इसको है, लेकिन फिलहाल दर्जा नहीं दिया गया इसको राष्ट्रभाषा नहीं। राजभाषा जो आपकी भारत की राजभाषा जो है, राज नहीं राज, राजभाषा भारत की हिंदी है, राष्ट्रभाषा भारत की हिंदी नहीं है। ये चीज दिमाग में रखिएगा आपने जो है। और अगर राजभाषा की बात करेंगे तो मतलब क्या इसका है? मतलब राज्यों की भाषा, जैसे हमारी राजभाषा यहाँ की हिंदी है और उर्दू है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, दूसरी लैंग्वेज आपकी उर्दू। तो राज का मतलब राष्ट्र की भाषा, राजभाषा का मतलब है जो संवैधानिक भाषा हमारी हिंदी है, उसके बारे में
चर्चा कर रहा है। और मातृभाषा का मतलब होता है जो हमारे परिवार, परिवेश, अगल बगल लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मातृभाषा, मदर टंग बोलते हैं। राष्ट्र ज्ञान के बारे में सब कोई समस्या नहीं है। राष्ट्रगीत अभी हम चर्चा इस राष्ट्रगीत पर की है, अभी हम चर्चा। भारतीय रुपया देखिए आपका इस तरह से है। लेकिन भाई भी आगे में जो पाई पड़ी है, किसने डाला मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें, उसका नाम मुझे भूल गया है। किसी को याद है क्या? राख के बीच में जो पाई पड़ती है मुद्रा में, भारतीय मुद्रा में जो मुद्रा का नया चिन्ह जो आर जो दिया, किसने दिया है? चलिए, नहीं याद, कोई बात नहीं। और देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु इसमें बाघ है। इसके पहले शुरू में शेर था, बाद में बाघ बनाया गया है क्योंकि शेरों की संख्या कम होने लगी। अच्छा, तो बब्बर शेर मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर या एशियाई शेरों गिर का अंतिम घर किसे कहते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। बिल्कुल, गुजरात में गुजरात। ही है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान इसी को एशियाई शेरों का अंतिम आवास या जो घर कहते हैं, बब्बर शेर। और गुजरात का राष्ट्रीय पशु भी है जी बार वाला शेर, जो है ख्याल शेर, जो तो राष्ट्रीय पशु भी है। अभी आप देखेंगे मेक इन इंडिया का लोगो में मुख्य रूप से बब्बर शेर ही है। मेक जी इन इंडिया जो लोगो है भारत का, आपका जो प्रतीक उसका चिन्ह है, उसका लोगो में बीच में बब्बर शेर ही मिलता है आपको, ये शेर है आपका। और 1972 या 92 तक जो है, 92 तो नहीं तो 72 साल था, 72 या उसके पहले जो है भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा, इसको मुझे डेट नहीं कंफर्म याद है, आप लोग देख लीजिएगा। जलीय जीव के बारे में, गंगा का डॉल्फिन है। गंगा की डॉल्फिन जलीय जीव के रूप में चर्चा में है, जानी जाती है। और यहाँ का पंछी मोर है। मोर का बताइए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो पैग्रिस। पाउक्रेटस। हाँ, पावक्रेटस। पाउक्रेटस। परीक्षा में कई बार सीधे वैज्ञानिक नाम में पूछा है इसका, मोर का। तो अब नहीं, राष्ट्रीय पक्षी याद करने से काम नहीं खाली बनेगा, कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है। कमल बताइए, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है पुस्तक में? याद है भाई, कमल का लिम्बो निम्फेलिया कुछ करके है, लिम्बो हाँ, निम्फेलिया। लिम्बो लिम्बो लिम्बू अब भाई पूरा नाम हमको भी सही से याद नहीं है लेकिन आप लोग उसको याद करिएगा। बरगद का भी नाम महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। आम का बता दीजिए, आम का क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंडिका फेरा। मैंगो फेरा इंडिका। हाँ, मैंगो फेरा, फेरा। मैंगो फेरा इंडिका नाम आम का है। और भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। और पंचांग का शक संपत है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या? शक संपत। शक संपत के साथ भारत जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी स्वीकार करता है। अच्छा बताओ, शक संपत में प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र। चैत है। अंतिम महीना चैत है। बताओ कब से शुरू होता है, किस डेट से? आपका चैत महीना जो है किस डेट से शुरू होता है अंग्रेजी के? अप्रैल। अप्रैल। किस डेट को शुरू होता है? किस डेट बताइए, डेट। 21 अप्रैल। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो है या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आपका शक संवत का प्रथम दिन जो है किस दिन से शुरू होता है? 14 अप्रैल। 21 अप्रैल। 21 मार्च या 22 मार्च। जी 21 मार्च या 22 मार्च को शुरू होता है। दिमाग में रखिएगा, आपका नया वर्ष जो है 21 मार्च को होगा या 22 मार्च को होगा। हिंदी शक संवत का नया वर्ष जो है 21 या 22 मार्च को होता है। अच्छा बताओ, शक संवत प्रारंभ किसने किया था? वही सर, कौन? गुप्त वंश के लोग। नहीं, गुप्त वंश ने तो विक्रमी संवत चलाया था। अच्छा विक्रमी संवत चलाया था। अच्छा। 444 का डेट है विक्रमी संवत का। 443 है या 444 है ईस्वी? आप बताइए, शक संवत वाला कौन था? कनिष्क था, कनिष्क। कनिष्क। कनिष्क जो तुषार वंश का और डेट शासक था। बताइए। इसका डेट लगभग इसका 78 ईस्वी है। 78 या इस तरह करके ईस्वी है। मतलब शक संवत जो है आपके ईस्वी से 78 साल आगे है। शक संवत जो आपका भारत कैलेंडर जो है 78 साल आगे है उससे। मतलब ईस्वी से 78 साल जोड़ना पड़ता है तब तक सब संगत मिलता है। और इसमें एक विक्रमी संवत है करके है, एक संवत और है 57 साल जो है
57 साल साथ पीछे आगे करके चलता है वो। एक विक्रमी जी संवत और जी एक शक संवत है। दोनों संवतों को मानता है। एक आपका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो दो तीनों को जो घुमाता है तीनों चलता भारत में है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आपका कोई यहाँ लंदन से लिया गया, इसको यहाँ से अधिकार रिजर्व करके लंदन से लिया गया इसको। कौन कौन चीजें, कुछ दोस्त चीजें और इसे अभी मिठाई नहीं है, इसमें नाम कहीं आया, यंत्र का नाम नहीं आया। तो इस तरह से कई चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे अनुकृत है अशोक स्तंभ की। अशोक स्तंभ अनुकृत कहाँ, सारनाथ से है। और 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। तीन तीन उसे मुख्य रूप से शेर तो 4 हैं, लेकिन दिखाई पड़ते मात्र है कितने, 3 हैं। चलिए मैं आपको सीधे नीचे ले चलता हूँ। अब देखिए पूरे उसके बारे में व्याख्या उसके बारे में लिखी हुई, क्या मतलब है। राष्ट्रीय पंचांग रूप में शक संपत को बनाया गया था। 365 दिन होता है इसमें है। और सरकारी कार्यों के लिए जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। मतलब ये दो चीज जानिए आप जो है, राष्ट्रीय पंचांग, दो चीजें यहाँ पे देखिए। यहाँ पे लिखा है प्रथम मास कौन सा है। देखिए यहाँ पे प्रथम मास कौन सा, चैत है। प्रथम मास कौन सा है, चैत है। जो मैंने अभी कहा आपको, चैत है। और 21 मार्च या 22 मार्च को जो शुरुआत की होती है चैत मास की, मतलब प्रथम वर्ष जो आपका होता है 365 दिन का होता है। और वही फरवरी 28 और 28 दिन 29 दिन वाले चक्कर होता है। और मेरा 21-22 का जो चक्कर है वही फरवरी वाला चक्कर है। और यहाँ लिखा है सरकारी कार्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग का भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप शक संवत तो यहाँ का राष्ट्रीय पंचांग है, लेकिन सरकारी कामों के लिए जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी कैलेंडर जो उसका भी इस्तेमाल, जो दोनों इस्तेमाल होता है सरकारी कामों के लिए। तो राष्ट्रीय पंचांग भले, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत भले यहाँ पे है, लेकिन आपका जानिएगा तो सरकारी कामों के लिए दोनों का इस्तेमाल होता है। राज और राजधानियां देख लीजिए एक बार। मतलब भारत में राज्य और राजधानियां क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको देख लीजिए। फिलहाल सबको पता भी है, सभी लोग जानते हैं, कुछ एक बार और रिवीजन कर लीजिए इसका। तो नए जुड़े हुए हैं, 28 कुछ चीजें मिलेंगी देंगे जो आपको हो सकता है कि नई लगे या आसान लगे आपके लिए, जो आपके उपयोगी हो। और प्रश्न यहाँ से, परीक्षा प्रश्न यहाँ से आता है, भले आसान है ये। सबसे पहले यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम दिया है। दूसरी चीज क्या है कि जाना गया कि कैसा ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, केंद्र शासित है। भाई नमस्ते कौन कर रहा है, चलिए ठीक, कोई नमस्ते कर रहा होगा। इसकी राजधानी क्या है, राजधानी है पोर्ट। यहाँ पे कुछ और दे रहा है, बड़ा बढ़िया व्यवस्था बनाया है, इस बनाया है। अंडमान जिले में स्थित है। चलिए, तो अंडमान द्वीप पर स्थित है ये। और वैधानिक राजधानी इसकी जगह है, पोर्ट ब्लेयर है। प्रशासनिक और वैधानिक दोनों पोर्ट ब्लेयर है। इसका न्यायपालिका जो कोलकाता में है, अभी चेंज नहीं हुई है। अगला देखिए आपका यहाँ पे है, अगला प्रदेश आपका अरुणाचल प्रदेश आपका है पूरा, लेकिन साथ साथ दे दिया ये उठाकर तुरंत। देखिए सबसे कोने देखिए आपका यहाँ पे है, भाई इसको क्रम नहीं लिया सकता वहां पे मैं। तो सबसे कोने का लाल रंग जो दिख रहा है आपको है, सबसे किनारे जहां से आपकी अभी परसों चर्चा हम लोगों ने परसों चर्चा किया था हम लोगों ने कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जहां से एंट्री मारती है। बताइए भाई, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम भारत में क्या हो जाता है एंट्री मारते ही, कोई बताए। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम भारत में घुसते ही क्या हो जाता है, सांपो, सांपो, यरलुंग, जुम्बो। जो ब्रह्मपुत्र का नाम आपके चाइना में है, भारत में घुसते उसका नाम क्या हो जाता है, भूल गया। उसका नाम दिहांग, उसका नाम दिहांग हो जाता है आपके अरुणाचल में। उसका नाम वहां पे दिहांग है अरुणाचल में। और जो ही असम में उसका नाम जो है, उसका नाम वहां पे क्या, असम में नाम क्या पड़ता है, असम में नाम जो है नदी का नाम असम में
ब्रह्मपुत्र यमुना। पड़ता है, नहीं नहीं, ब्रह्मपुत्र पड़ता है असम में है, और यमुना नाम इसका बांग्लादेश में है। जी। अंतिम में मेघना के नाम से जा गिरती है, मतलब 5 नाम इसके हैं। अंत के नाम इसके अपने 5 नाम सुन लीजिए। जहां से निकलती है वहां पे नाम इसका येलुंग लंबो करके है। पुनः उसका नाम सांपो या सांपो हो जाता, 2 नाम हुए आपके। पुनः भारत में एंट्री मारती है वहां पे इसका नाम दिहांग हो जाता है। पुनः असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। पुनः पश्चिम बंगाल में इसका नाम क्या हो जाता है, यमुना हो जाता है। अंत में मेघना के नाम से जाके बंगाल खाड़ी में गिरती। इतने नाम इसके होते हैं। तो नाम बता दीजिए आप, पुनः एक बार नाम बताइए। भारत में एंट्री मारती है जब नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, उसका नाम वहां पे क्या हो जाता है? चुप। ब्रह्मपुत्र। दिहांग भाई, उसका नाम वहां पे दिहांग देहान। हो जाता है। उसका नाम दिहांग हो जाता है वहां पे। चलिए, तो ईटानगर, इसकी राजधानी क्या आपके? ईटानगर है, इसकी राजधानी ईटानगर है। और ईटानगर वैधानिक भी है, और गुवाहाटी इसकी न्यायपालिका है। और बाकी जानने की जरूरत नहीं ज्यादा है। आगे जाइए, असम। असम की राजधानी क्या? दिसपुर है। दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। और गुवाहाटी, भाई राजधानी तो यहाँ लिखा हुआ है, राजधानी यहाँ पे गुवाहाटी एक, दिसपुर है। तो कैसे यहाँ पे 2 दिसपुर लिखा है। हुआ है? नहीं, दिसपुर है असम की प्रशासनिक और राजधानी। वैधानिक, प्रशासनिक और वैधानिक लिखा हुआ है। यहाँ प्रशासनिक राजधानी आपके दिसपुर इसकी है मुख्य रूप से। यहाँ असम के बारे में प्रश्न परीक्षा में आपके परीक्षा में प्रश्न जो आएंगे आपके, अभ्यारणों को लेकर प्रश्न असम से आपके आते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, असम के जो अभ्यारण बड़े इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो परीक्षा पर आप देने वाले हैं, का एग्जाम देने वाले हैं, उसमें असम से जो आपके अभ्यारण बड़े इंपॉर्टेंट है। भाई भाई, कौन कौन सा अभ्यारण असम में है? मानस। हाँ, काजीरंगा, मानस, और बताइए जरा, क्या नाम उसका है? वेदांतगल। वेदांतगल इसमें नहीं है, गलत हो गया। इंद्र तमिलनाडु में है वेदांतगल, तमिलनाडु में है। तो गर्म पानी, असम के एक काजी ने जल्दी से असम के एक काजी ने एक भले मानस को जल्दी से गर्म पानी पिला के मार डाला। इसके सूत्र बनाया था असम का। एक बार पुनः सुन लीजिए। असम के एक काजी ने एक भले मानस को जल्दी से गर्म पानी पिला के मार डाला। तो असम से, काजी से मतलब काजीरंगा है। काजी से मतलब क्या है? काजीरंगा। और जल्द पारा करके वहां पे एक ठो जल्द पारा है। जल्दी से मतलब जल्द पारा है। और एक मानस अभ्यारण करके वहां मानस है, मानस है, काजीरंगा है, जल्द पारा है, और गर्म पानी करके वहां पे 4 अभ्यारण यही आपके असम पे है। असम को 2 अभ्यारण और मिले हैं जल्दी में। कोई परीक्षा में प्रश्न वहां सीधे पूछ सकता है, असम से पूछ सकता है। असम को 2 अभ्यारण तुरंत मिले अभी हैं, नहीं बने वहां पे। ये परीक्षा में बिल्कुल इंपॉर्टेंट परीक्षा प्रश्न बिल्कुल असम से वहां जो 2 नए बने अभी जल्दी बने हैं, प्रश्न यहाँ से परीक्षा में आपके आ सकते हैं। तो दोनों का नाम मुझे याद नहीं इस समय है, उसको देखिए आप। परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल आने की संभावना यहाँ असम से है। 2 नए जो मिले असम को मिले हैं उदाहरण, परीक्षा में बिल्कुल प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश देखिए यहाँ पे है, राज्य है ये। इसकी राजधानी क्या बनी है? अमरावती। राजधानी है हैदराबाद। अमरावती। अमरावती राजधानी अमरावती हो गई है भाई। यहाँ पे बी करके लिखा है। बी का मतलब कि पहले हैदराबाद थी, अब अमरावती हो गई है। चलिए, हैदराबाद थी, अमरावती हो। चलिए ठीक है। एक चीज और जानिएगा, यहाँ से परीक्षा और पूछते हैं आपसे। एक परीक्षा प्रश्न यहाँ आता है, प्रथम बार भाषा के दृष्टिकोण से किस राज्य का गठन हुआ था भाषा को लेकर के? आंध्र प्रदेश। डेट किसी को याद है कब बना था ये देखिए डेट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। डेट आपका यहाँ लिखा हुआ है 1724। 1724। तो परीक्षा में प्रश्न कई बार किया यहाँ से कि आंध्र प्रदेश की भाषा को लेकर प्रथम राज्य बना था ये। और इसका क्या 1724 है? लेकिन 1724 तो स्वतंत्रता के पहले डेट तो हो गया, कैसे बन गया है?
ये मतलब गलत कुछ बात है यहाँ पे, सही नहीं है। राजधानी की स्थापना, राजधानी की स्थापना लिखल। ये गलत है ये, तो इसका मतलब है कि ये सही नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये 69 का डेट है, ये 69 का डेट है, मुझे कंफर्म नहीं है सही से नहीं सही डेट, ये डेट सही नहीं है। 1724 डेट सही नहीं है। चलिए उड़ीसा में आ जाइए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जो की है, और भुवनेश्वर याद करना यहाँ से आपको, वही सूर्य मंदिर, बाकी कुछ चीजें। उड़ीसा में आपका सबसे बड़ी झील जो आपकी है, झील सारे पानी वाले, और कुछ अभ्यारण्य उड़ीसा के जो, उसको याद कर लीजिएगा। भितरनिका। तो उड़ीसा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश देखिए हो गया, उड़ीसा उत्तर प्रदेश का कोई समस्या नहीं है, लखनऊ है। और उत्तराखंड देखिए देहरादून, उत्तराखंड राजधानी क्या है, देहरादून आपकी है। और अगला आपका यहाँ पे देखिए है कर्नाटक, आपका है कर्नाटक। कर्नाटक आपका है। बंगलोर। चलिए कर्नाटक की तो राजधानी क्या भाई है, बंगलोर है यहाँ पे। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर आपका है। और बंगलोर को ही साथ जो है क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं। बंगलोर का उपनाम क्या है, सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली जो भी कह लीजिए। और बगीचों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है, बगीचों का शहर। कर्नाटक जी जो है, आप बंगलौर को जो है बगीचों का शहर के नाम से भी जानते हैं। केरल की राजधानी देखिए त्रिवेंद्रम आपकी है। इसकी राजधानी क्या त्रिवेंद्रम है केरल की। और जी परीक्षा में प्रश्न जो यहाँ से पूछता है केरल को लेकर के, प्रथम बार जहाँ पे मानसून प्रस्फोट होता है, प्रथम प्रथम बार जब आपकी बरसात होती है, शुरुआत जहाँ जहाँ मानसून पहली बार बरसता है, वो कहाँ बरसता है, केरल के कहाँ बरसता है, तिरुवनंतपुरम में बरसता है। अब डेट चाहे वो 5 जून हो चाहे 3 जून हो, उसी अगल बगल वहां पर प्रथम बार जो है बरसात वहां पे केरल में आपको होती है। गुजरात की, और जानिए केरल जो किसानों का शहर है, परीक्षा में कई बार प्रश्न करता है, सबसे अधिक जैव संपन्न, जैव विविधता से भरपूर जो आपकी साइलेंट वैली मिलती है यहाँ, जो परीक्षा में कई बार पूछा प्रश्न यहाँ साइलेंट वैली को लेकर के, बहुत ही घाटी। इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रश्न यहाँ से पूछता है केरल को लेकर के। साइलेंट वैली कहाँ पे बताइए, केरल में। केरल। केरल में है। और यहाँ पे 16 घाट करके होती है, 16 घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। मालाबार तट और कोरोमंडल तट। जी सर। तो ये कौन सा घाट है, ये 2 हॉटस्पॉट भारत के हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट जो आपका है केरल में, पश्चिम। केरल के तटीय क्षेत्र में है आपका। इसको मालाबार तट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मालाबार तट के नाम से प्रसिद्ध है ये। पश्चिमी घाट पर है, पश्चिमी घाट पे 16 घास मिलती है वहां पे है, उड़न जो है गिलहरी मिलती है, बंसी में पूछ वाले बंदर मिलते हैं, कुछ बहुत सारी विशेषताओं के साथ प्रसिद्ध है ये केरल जो है। केरल का जो है आपकी शांत वैली, साइलेंट वैली प्रसिद्ध है। चलिए गुजरात में आ जाइए। गुजरात का गांधीनगर जो आपका है यहाँ पे, गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। भाई गांधी जी के बारे में जानते हैं, दांडी यात्रा, बाकी चीजें बहुत सारी, साबरमती आश्रम और नर्मदा ताप्ती, और यही थार का मरुस्थल है। कभी कभी अभी परीक्षा में आपका जंगली गधा यहाँ से आया ही था। कच्छ का रण। कच्छ का रण, जंगली गधा गुजरात। परीक्षा प्रश्न आपके लिए यहीं से आया था, गुजरात से ही आया था। और अभी गिरी उद्यान, गिरी उद्यान आएगा आपके। तो कुछ चीजें गांधीनगर गुजरात से याद रखिएगा आप लोग जो है। अगला देखिए यहाँ पे गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी आपकी है, पणजी। मडगांव के गांव, गोवा सबसे बड़ा तीसरा शहर है। पणजी, वास्को डी गामा और मडगांव के बाद पणजी, वास्को डी गामा। चलिए, ज्वार नदी मुख पर बसा हुआ है। गोवा आपका पणजी हो गया। चंडीगढ़ आ जाइए। देखिए भाई 3 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। कौन कौन से है चंडीगढ़ भाई, हरियाणा। पंजाब का भी शायद चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, पंजाब और किसी की चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, पंजाब का चंडीगढ़ है, और किसी एक का चंडीगढ़ है। हरियाणा का है। चलिए ठीक है।
तो चंडीगढ़ की राजधानी क्या हरियाणा। आपकी है? केंद्र शासित प्रदेश देखिए, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है आपका है, उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ पे है? ये कुछ है, हमें लग रहा है कि श्रीनगर। बदला होगा, बदलाव करके कुछ चीजें, जब अब लद्दाख में चला गया है तो श्रीनगर जम्मू गर्मी ठंडी वाला अभी तक बना हुआ है। फिलहाल इसको याद कर लीजिए, श्रीनगर गर्मियों की राजधानी थी और जम्मू जो है सर्दियों की राजधानी। श्रीनगर बताओ, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? परीक्षा के बाद सीधे प्रश्न यही पूछा हुआ है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? या श्रीनगर को बसाने वाला कौन शासक था? चोलवंश। सम्राट, सम्राट अशोक जवाब इसका है। इसका जवाब जो है सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। अगला झारखंड आ जाइए। झारखंड की राजधानी रांची आपकी है। तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई। तमिलनाडु से प्रश्न कई थे बनेंगे आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम बिंदु है। स्थलीय क्षेत्र को लेकर बात करें, कन्याकुमारी आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है। और कोरोमंडल जो है आपका पूर्वी भाग जो आपका है, पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी जो दो घाट आपके हैं, तो पूर्वी घाट में लगभग लोग आता है ये। और आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु से ही जो है क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी, जो तीन सागर का पानी जहाँ टच करता है कन्याकुमारी में ही है। और यहीं पर अभी परीक्षा प्रश्न आपके आया था, विवेकानंद राग करके है। विवेकानंद राग कहाँ पर स्थित है? ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके जो है इसी तट के बगल में ही है। कोरोमंडल का नाम कन्याकुमारी के बगल में सोर्स पानी में है ये। और बीच में इसी के पाक स्टेट करके मिलता है। भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक स्टेट करके प्रश्न परीक्षा में पूछता है। पूछता क्यों है? क्योंकि पाक स्टेट देखकर लगता आपको कि क्या है ये, भारत पाकिस्तान के बीच की कोई चीज है। पाक स्टेट का मतलब क्या है? पाक जल मध्य है, मतलब भारत पाकिस्तान बीच में एक जल संधि है। नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, भारत श्रीलंका बीच में एक जल संधि है, उसको पाक स्टेट या पाक जलडमरू मध्य के नाम से जानते हैं। इसलिए परीक्षा में ज्यादा घुमाता है। आपको लगता है कि देखते ही लगता है कि बिल्कुल भारत पाकिस्तान के बीच की बात है, तो उसके पर आप लोग क्या करते हैं, गलत मार देते हैं उसको। मन्नार की खाड़ी भी यहीं पे है। तो दो तीन चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कन्याकुमारी, विवेकानंद राग, ये परीक्षा में पूछेगा आपसे। और आपका मंडल तट जो अधिकतम सीमा इसी तमिलनाडु में ही, तमिलनाडु को टच करती है। और क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह से कुछ चीजें आप यहाँ से तमिलनाडु से आप याद रखेंगे। तमिलनाडु से चलिए आ जाइए अगला में। तमिलनाडु का राजधानी क्या है? चेन्नई। तेलंगाना देखिए अभी नया बना है, और एक हैदराबाद से टूट कर बना हुआ है। बात परीक्षा में पूछ सकता है कि मतलब तेलंगाना मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? तेलंगाना किससे बना हुआ है? हैदराबाद से अलग हैदराबाद। होकर के तेलंगाना। इसकी राजधानी शायद बदली है, हैदराबाद ही राजधानी लिखा भी इसकी लिखा हुआ है। तेलंगाना राजधानी शायद चेंज हुई है, लेकिन हैदराबाद ही लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है राजधानी हैदराबाद ही है क्या तेलंगाना की। चलिए ठीक है। त्रिपुरा देखिए, यहाँ पे त्रिपुरा है, इसकी राजधानी अगरतला आपकी है। दमन और दीव के शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी दमन है। दादर और नगर हवेली, इसकी राजधानी क्या है? अक्सर देखिए जो जो 4-5 तो 7 महत्वपूर्ण जो है, जो पश्चिम वाले हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश जो है, परीक्षा में राजधानी प्रश्न अक्सर वहीं से पूछता है आप लोगों से। तो दमन और दीव का याद कर लीजिए। दादर और नगर हवेली सिलवासा याद कर लीजिए। दिल्ली का नई दिल्ली हाईवे करे। नागालैंड का ही पूछता है परीक्षा में, कोहिमा राजधानी इसकी है नागालैंड की। पंजाब की राजधानी क्या? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ आपकी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। पंडिचेरी की राजधानी भी पंडिचेरी है। बिहार की राजधानी पटना है। मणिपुर की राजधानी, अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मणिपुर की राजधानी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, इम्फाल। इसकी इम्फाल। राजधानी क्या है? इसकी राजधानी इम्फाल। इम्फाल। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी सबको पता है, औद्योगिक शहर जो है आपका, फैशन की मुंबई। नगरी मुंबई। इसकी मुंबई। राजधानी मिजोरम है। मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मेघालय,
शिलांग राजस्थान के बारे में पता है, जयपुर राजधानी राजस्थान की है। इसको राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और टंगस्टन जैसी कुछ धातु, टंगस्टन हो गया, संगमरमर हो गया, चांदी हो गया, इन सब में राजस्थान नंबर 1 स्थान पे आता है। लगभग 101 औद्योगिक महत्वपूर्ण के यहाँ पे जो है वो मिलते हैं, मतलब अयस्क मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको खनिजों का अजायब घर के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान। और राजस्थान के बारे में आप जानते हैं, थार का मरुस्थल, यहाँ पर कई बार टच किया, वो थार का मरुस्थल, मरु उद्यान, रणथंभौर या आपका सरिस्का, इस तरह करके परीक्षा में जो आपके बिहार राजस्थान की परीक्षा में कई बार पूछे हुए हैं, महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से पूछा हुआ है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी कवरत्ती है। सिक्किम, गंगटोक, हरियाणा, चंडीगढ़। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या शिमला है। लद्दाख का भी क्या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है यहाँ पे। इस तरह से सब मिलाकर राज्य कितने हो गए आपके? 37 हो गए। राज्यों की संख्या 28 है। राज्य कितने बताइए? 28। कितने हो गए? शासित कितने हैं? 8। 9 केंद्र शासित हिसाब से 9 हो गए ना। 37 कैसे बनेगा? मान लीजिए 28 अगर राज्य हो गए जी, 28 राज्य हैं तो भाई कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो 9 नहीं, गिनिए यहाँ पे, गिनिए यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 तो एक हो गए, 9 दिखा रहा साफ साफ है। हाँ तो 2 ठो बढ़े नहीं, 7 ठो थे, 2 ठो बढ़े हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नहीं, ये दो एक में मिला दिया गया है, अंडमान और एक और कोई। अंडमान और दमन द्वीप मिलाया गया क्या? वहाँ मिलाया गया था। हाँ, जो वहाँ वाला है, क्या बोलते हैं, जो गुजरात वाला जो वहाँ पे है, दोनों को इकट्ठा किया गया है। 9 नहीं 8 है। एक के मतलब 2 बढ़े तो एक जो है 2 मिला दिया गया है। हाँ, ये भी बात सही है। जो आपके गुजरात के बगल वाला जो दमन द्वीप, शायद दमन है, उसको मिला दिया गया करने, दोनों दमन। दोनों मिला के एक बना दिया गया। ये भी बात सही है। चलिए, दमन पुराना लग रहा है। दमन द्वीप तो दिया ही है। नहीं दिया है यहाँ पे, हमें लग रहा है कुछ पुराना वर्जन है ये, इस वजह से यहाँ दिया हुआ है। नई चीज जब पढ़ेंगे वहां तो मिलेगा आपको ये। चलिए, मुझे बैग जाना पड़ेगा अपने, नहीं तो क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। का तरीका मुझे नहीं मालूम पड़ रहा, कैसे हटा जाए इससे, कटे ना हो। 8 है सर, उस दमन द्वीप को मिला दिया गया है। हाँ, वही चीज। चलिए, तूने मुझे ये भाषा यहाँ दिया हुआ है, कौन किस राज्य की भाषा क्या है। तो भाषा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ लिखा हुआ है, जो काम की चीज आपके है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। जो काम की चीज है, चलिए आ जाइए इधर। ये देखिए यहाँ पे 22 भाषाएं आपकी वो लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। तो शिक्षा में जो प्रश्न आपसे यहाँ से आएंगे, कौन सी है भाषा, जहाँ भाषाओं को उल्लेख अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है, और भाग शायद 17 है। 8वीं अनुसूची भाग 17, जिसमें जो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है जहाँ पे। और आधिकारिक भाषाएं देखिए यहाँ पे हैं। इस प्रदेश की कौन सी भाषा परीक्षा में अक्सर यूपी के बारे में पूछता है, यूपी के बारे में जानना चाहिए आपको। यूपी की हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू
पूछने को तो किसी को पूछ सकता है भाई, किस भाषा, किस राज्य की कौन सी अधिकारिक भाषा है, असम की कौन सी है, आंध्र प्रदेश की कौन सी है, उत्तर प्रदेश की कौन सी है। पर देखिए आपके यूपी का देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे उर्दू दिया हुआ है, और यहाँ पर जो आपका हिंदी दिया हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। आप किस हिसाब से, यहाँ देखिए आपका अंग्रेजी दिया हुआ है, भाषा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंग्रेजी दिया हुआ है। और हेलो, आपकी पंजाबी है, केरल के बाद केरल का मलयालम है, यहाँ पे केरल का मलयालम लैंग्वेज है केरल का, और कर्नाटक का कन्नड़ है, उड़ीसा का उड़ीसा, उत्तराखंड का हिंदी, त्रिपुरा का जो है बंगला है, त्रिपुरा का बंगला है, नागालैंड का अंग्रेजी है, पंजाब का पंजाबी, पश्चिम बंगाल का बंगला, और आपके बिहार का हिंदी, बिहार का भी हिंदी है, मणिपुर का मणिपुरी है, और राजस्थान का हिंदी है, सिक्किम का नेपाली है, हरियाणा का हिंदी, हिमाचल का हिंदी। चलिए बाकी ठीक है ये। हाँ देखिए, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इसको देख लीजिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। जैसे कि जनजात को लेकर प्रश्न यहाँ पे, जनजात को लेकर के कौन सी जनजाति कहाँ मिलती है, हो गया ये कुछ समस्या जो बस खड़ी है हमारे लिए। चलिए देखिए, गोंड शब्द था यहाँ पे, गोंड जनजाति है, और जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति जो है, मुख्य रूप से एमपी में जो है, एमपी में मुख्य रूप से मिलती है ये। क्या बताऊं, पुणे हमें उल्टा जाना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था हुई, मैं जा नहीं पा रहा हूँ कहाँ से मिलेगी ये। हम्म, एक बार देख लीजिए इसको पुनः। देखिए, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड जनजाति आपकी ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति, एमपी में और छत्तीसगढ़ में इसका मुख्य रूप से शासन और स्थान इसका रहा है, गोंड जनजाति का। और ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है, कहाँ की है। अगला देखिए आपका भील, यहाँ पे भील, और भील देखिए उसकी तीसरी सबसे बड़ी देश की जनजाति है ये भील जो आपकी है, और ये मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करती है भील। और मीणा, अभी देखिए आपके मीणा एक आईएएस एक आए हुए हैं, दीपक मीणा करके जनजाति है, और ये देखिए राजस्थान की, पूछ सकता आपसे दीपक मीणा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की है, मुख्य रूप से जनजाति है राजस्थान की है मीणा जनजाति। अगला देखिए आपका नागा है, ये नागालैंड पाई जाती है। अब गारो जानते हैं आप लोग, गारो खासी जयंती मुख्य रूप से कहाँ मिलती है भाई, जनजाति है गारो खासी जयंती है। चलिए ठीक है, हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमने पूरा भारत पसंद किया, घूमने टहले आप लोग, सभी लोगों को क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। और एक क्वेश्चन और आप लोगों को देनी थी, आज हमने एक नया प्रयोग किया था, एक टेस्ट बनाया था हमने आज, एक मिनट में दिखा दूं आपको, एक मैंने टेस्ट बनाया था।
और वो टेस्ट बनाया था मैंने दूसरी तरफ खुला है, तो एक मिनट। क्या भाई दिख रहा है आप लोगों को? एक टेस्ट मैंने डाला आप लोगों को है, उसको आप लोग कर लीजिए, क्योंकि एक नया तरीका मिला है आज जो टेस्ट डालने का, बनाने का। इसमें क्या है कि आप टेस्ट देंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है, कौन सा एक तुरंत जवाब मिलता जाएगा इसका। जैसे मान लीजिए संस्कृत का प्रश्न का उत्तर बताइए, कोई बताए उत्तर इसका। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? बी है सर। डी वाला सही है? जी सर। नहीं, सही बता नहीं है। 14 है। इसका जवाब आपका 14 है। 10 सूत्र व्यंजन के हैं और 4 सूत्र आपके स्वर के हैं। अच्छा, और व्यंजन के मिला के दोनों मिलाकर 14 सूत्र बनते हैं। 14 सूत्र में संख्या 14 है। अगला प्रश्न ये गलती से बन गया है, सब चीजें ठीक नहीं चली, ठीक है। इस तरह से मैंने एक प्रयोग किया है, वहां पे देखेंगे तो आपको एक प्रश्न बनाया मैंने मनोविज्ञान का बनाया हुआ है, 45 प्रश्न उसमें आपके हैं, और एक में अभी मैंने डाला था, इसके पहले डाला था, तो उसमें इस तरह प्रश्न आपको खुल गया वहां पे। तो आप एक बार टेस्ट दीजिए, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें डाले गए हैं। पहले सही नहीं है वाला, आप वहां जाकर देखिए तो वहां अच्छी तरह से खुले गए हैं। ये वाला प्रश्न कुछ गलत हुआ था, मैंने इसको सही करके छोड़ दिया था इसको यहाँ से। चलिए, क्लास में समाप्त करता यहीं पे हूँ। अब आप लोग को टेस्ट दिखिएगा जाकर, वहां पे ग्रुप में पड़े हुए टेस्ट हैं दोनों में अच्छे प्रश्न वहां दिख रहे हैं वहां पे।